नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है गुरुकुल योगेश्वरम गुरुकुल फाउंडेशन के इस चैनल पर। तो आज हम यहाँ पर थर्ड पार्ट अपना पीवाईक्यू जनवरी 2025 का कंप्लीट करेंगे। अभी तक 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन जो है वो कवर किए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो अगला प्रश्न है हमारा, कहते हैं किसी व्यक्ति पर तीव्र दमा का आक्रमण होने की स्थिति में उसके लिए अनुशंसित अभ्यासों को अनुक्रमित कीजिए। यानी कि अगर किसी को अस्थमा का अटैक आता है तो उस वक्त उसको क्या अभ्यास करवाना चाहिए और किस सीक्वेंस में करवाना चाहिए, किस क्रम में करवाना चाहिए, तो ये प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ नीचे 5 ऑप्शन दे रखे हैं जिनको हमें सीरीज में लगाना है। तो देखते हैं कि पहले ऑप्शन में दे रखा है जल नीति एवं कपालभाति, दूसरे में है ओम का उच्चारण, तीसरा है लघु शंख प्रक्षालन, चौथा है कुंजल क्रिया और पांचवा है प्राणायाम। तो इसमें से सबसे पहले हम क्या करवाएंगे? तो ध्यान रहे कि सबसे पहले व्यक्ति को शंख प्रक्षालन करवाना है। ठीक है, लघु शंख प्रक्षालन हो या पूर्ण शंख प्रक्षालन है, तो हम पहले शंख प्रक्षालन करवाते हैं। शंख प्रक्षालन के बाद कुंजल क्रिया करवाई जाती है और कुंजल क्रिया को करने के बाद जल नेति करवाया जाता है। जल नेति के बाद कपालभाति जो है वो कंपलसरी है, उसको हम स्किप नहीं कर सकते, नहीं तो पानी जो है वो नाक में और साइनसेस में रुक जाएगा और फिर सर में दर्द होने लगेगा, सर भारी भारी होगा। तो जल नेति के बाद कपालभाति करना कंपलसरी है। उसके बाद फिर हम उसको रिलैक्स करवाते हैं। देन प्राणायाम करवाया जाता है। अब यहाँ ऑप्शन के अनुसार जो है वो प्राणायाम आएगा जल नीति के बाद, और प्राणायाम के बाद जो है वो ओम का उच्चारण करवाया जाता है। ओम का उच्चारण ध्यान में ध्यान की स्थिति उत्पन्न करने के लिए ओम का उच्चारण करवाने के बाद फिर ध्यान करवाया जाता है। तो इस तरीके से ये सीरीज बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखें तो ऑप्शन में आपका सी आएगा लघु शंख प्रक्षालन, उसके बाद डी आएगा कुंजल, देन जल नेति और कपालभाति करवाएंगे तो ऑप्शन आपका ए होगा। ए के बाद प्राणायाम यानी कि ई, और ई के बाद ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होता है यहाँ पर कि इस सीरीज में जो है हम अभ्यास करवाएंगे पेशेंट को। तो क्लियर है आई होप सभी का। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो है अध्यापन की मूलभूत विधियाँ, यानी कि टीचिंग मेथड ऑफ योग जो बुक है, यहाँ से आपका प्रश्न पूछा गया है। तो इसकी विधि के बारे में पूछा गया है, अध्यापन विधि। ठीक है, टीचिंग मेथड के बारे में पूछा गया है कि किस तरीके से मेथड जो है टीचिंग मेथड करवाना है। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से 3 ऑप्शन करेक्ट है और 2 जो है वो इनकरेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है क्या, निर्देशन अनुक्रिया विधि, दूसरा है व्यक्तिक निर्देशन विधि, तीसरा है पर्यावरण, चौथा है परियोजना विधि और पांचवा है अशुद्धि सुधार विधि। तो टीचिंग मेथड ऑफ योग के अंतर्गत यहाँ पर 7 विधियाँ बताई गई है। ठीक है, अध्यापन की यानी कि टीचिंग के 7 मेथड्स बताए गए हैं। पहला मेथड है क्या, व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड, और ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड भी है। अगर एग्जाम में ये आता है कि सबसे ओल्डेस्ट मेथड क्या है, सबसे पुराना विधि क्या है अध्यापन का, तो हम क्या बताएंगे, व्याख्यान विधि। दूसरा है निर्देशन अनुक्रिया विधि यानी कि इंस्ट्रक्शन मेथड। तीसरा है व्यक्तिक निर्देशन विधि, इंडिविजुअल डायरेक्टिंग मेथड। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो वहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, एक तो आपका निर्देशन अनुक्रिया विधि है और ये व्यक्तिक निर्देशन विधि भी दे रखा है, इंडिविजुअल डायरेक्टिंग मेथड। फिर चौथा है समूह चर्चा विधि यानी कि ग्रुप डिस्कशन मेथड के द्वारा भी पढ़ाया जाता है। पांचवा है निर्देशित अभ्यास विधि यानी कि गाइडेड प्रैक्टिस मेथड। छठा है आपका परियोजना विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू पढ़ाया जाता है, और सातवां है प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो ये 7 मेथड है जिसको आपको याद रखना है। अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो जैसा हमने देखा निर्देशन अनुक्रिया विधि, एक तो ये है, दूसरा है व्यक्तिक निर्देशन विधि।
ठीक है, और तीसरा ऑप्शन होगा क्या, परियोजना विधि। तो ये 3 ऑप्शन जो है वो हमारे करेक्ट होंगे। पर्यावरण और अशुद्धि सुधार विधि जो है ये कोई विधि नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए, बी एंड डी करेक्ट होता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हमारा, ये हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 63 है। अब ये फिर से यहाँ पे आपके मनोविज्ञान से, साइकोलॉजी से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। SOR मॉडल के प्रणेता के बारे में पूछा गया है। SOR मॉडल के प्रणेता कौन है? ठीक है, तो SOR मॉडल क्या है, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स मॉडल। तो इसके यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्किनर, थॉर्नडाइक, कार्लिंगर और RS वुडवर्थ। तो एक एक करके हम देखते हैं पहले सभी को। BF स्किनर, ठीक है, इनका जो सिद्धांत था वो 1904 से 1990 तक ये थे, और ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने व्यवहार को अधिगम के सिद्धांतों से जोड़ा है, यानी कि लर्निंग मेथड दिया है इन्होंने। ठीक है, विशेषकर परिचालन अनुबंधन द्वारा, यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग मेथड जो है, जो कि लर्निंग थ्योरी के अंतर्गत आता है, इनको स्किनर का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही फेमस है। तो वैसे तो आपका ये ऑप्शन यहाँ पे प्रश्न के अनुसार स्किनर करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि SOR मॉडल का सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया है, इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया है। तो देखते हैं कि क्या है ये। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो कंडीशन पर आधारित है। एक तो इन्होंने री इन्फोर्समेंट बताया और दूसरा बोला कि पनिशमेंट। या तो तुम बच्चे को अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको प्राइज दो, कुछ प्राइज दे, चॉकलेट, बिस्किट, या फिर उसके फेवरेट जगह पे घुमाने लेकर के चले गए। तो ये क्या बोला, सुदृढ़ीकरण। इससे क्या होता है, बच्चे का व्यवहार और स्ट्रांग होता है, उसके सीखने की कैपेसिटी जो है वो और बढ़ती है। तो बढ़ावा देने के लिए इन्होंने रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत बताया। अब ये रीइंफोर्समेंट इन्होंने बोला कि एक है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव, 2 तरीके का। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी कि कुछ अच्छा देना, और नेगेटिव यानी कि कुछ बुरा हटाना। जैसे एग्जाम्पल में कि अगर मेहनत किया बच्चे ने, होमवर्क कंप्लीट किया, तो उसको क्या मिला, इनाम मिला। और जैसे कि होमवर्क समय पर पूरा करने पर डांट नहीं पड़ी, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हुआ। ठीक है, फिर दूसरा इन्होंने क्या बताया, पनिशमेंट, जिससे कि उसके गलत व्यवहार को कम किया जा सकता है। जैसे कि गलती पर हम डांट लगाते हैं, तो पॉजिटिव पनिशमेंट में बोला कि कुछ बुरा जोड़ना, यानी गलती करने पे थप्पड़ पड़ा, थप्पड़ मारा, तो दोबारा वो गलती नहीं करेगा, जब करेगा तो फिर उसको थप्पड़ याद आ जाएगा। ठीक है, दूसरा बोला कि नेगेटिव पनिशमेंट यानी कि अच्छा हटाना। जैसे कि फ़ोन देर से आने पर बच्चे का मतलब कितना प्यारा होता है फ़ोन, है ना, कि फ़ोन से तो कभी अलग ही नहीं हो पाते हैं बच्चों का, क्या हमारा भी होता है। तो फ़ोन ले लेना, यानी उसकी अच्छी चीज़ जो है रख लेना, ले लेना। तो इससे भी सीखने को मिला कि अगर दोबारा अगर हम लेट घर गए तो क्या होगा, हमसे फ़ोन ले लिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है बच्चे की सीखने की क्षमता में सुधार किया जा सकता है। तो उन्होंने यहाँ पर स्किनर बॉक्स का निर्माण किया, उसके थ्रू उन्होंने प्रैक्टिकल किया चूहे के ऊपर और कबूतर के ऊपर। ठीक है, तो एक स्किनर बॉक्स में जानवर को बटन दबाना या लीवर खींचने पर खाना मिलता था। उससे उन्होंने सिद्ध किया कि पुरस्कार मिलने पर व्यवहार की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि बच्चा फिर से करता है। बच्चा क्या, हम भी, बड़े भी, अगर कुछ हमें उसके बदले कुछ अच्छा मिलता है तो हम दोबारा से उस काम को करना पसंद करते हैं। ठीक है, अगले साइंटिस्ट हमारे एडवर्ड एल थॉर्नडिक। इन्होंने ट्रायल एंड एरर लर्निंग का सिद्धांत दिया था कि कोशिश करो, गलती होगी, उससे भी कुछ सीखने को मिलेगा। इसको उन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट भी बोला, क्योंकि इससे हमारे ऊपर भी क्या होता है, इफेक्ट आता है। तो उन्होंने एक प्रयोग किया, किसके ऊपर, बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया। उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया, ठीक है, पजल बॉक्स में बंद कर दिया। अब पिंजरे से बाहर निकलने के लिए उसको एक लीवर को दबाना था, उसको तो पता नहीं था
कि लीवर को दबाने से वो बाहर निकल जाएगा। उसने इधर उधर बहुत कोशिश करी, यानी कि ट्रायल किया, एरर हुआ, ट्रायल किया, एरर हुआ, कोशिश करी नहीं हुआ, कोशिश करी नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अंत में जो है उसको पता चल गया सही तरीका, उसने सीख लिया कि इस लीवर को दबाने से दरवाजा जो है वो खुल जाता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, लॉ ऑफ इफेक्ट हुआ, है ना। तो अगली बार जो है दरवाजा खुलने से तेजी से और कम प्रयासों में वो बाहर निकल गया। तो उन्होंने 3 सिद्धांत दिए थॉर्नडिक ने, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है, तैयार रहना, तैयारी का नियम। जैसे कि सीखने के लिए जो है हमेशा मानसिक और शारीरिक रूप से तैयारी की आवश्यकता होती है। जैसे कि छात्र का मन पढ़ाई में हो तो जल्दी सीखेगा, हमारा मन जिधर होता है उसको हम जल्दी ग्रैस्प करते हैं, लेकिन जिधर हमारा मन नहीं लगता वो कितना भी समझा दे सिखा दे, ते बड़े से बड़ा टीचर भी आ जाए लेकिन हमें समझ में नहीं आता। तो लॉ ऑफ रेडीनेस यानी कि तैयार, जो बच्चा, जो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से सीखने को तैयार है उसको वो जल्दी सीखेगा। दूसरा बताया लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास, कि चलो अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है, ग्रास्पिंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर वो बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करता है तो अभ्यास उसका स्ट्रांग हो जाता है। जैसे कि बार बार पढ़ने से याददाश्त मजबूत हो जाती है और वो चीज़ याद हो जाता है, ठीक है। और तीसरा बताया लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव, जिस क्रिया के बाद सुखद अनुभव होती है उसकी पुनरावृत्ति होती है। यानी कि मान लिया जाए कि ऐसे ही हमें थोड़ा बहुत लगता है कि हम गा लेते हैं, हम स्टेज पे गए, हमने गाया और हम फर्स्ट प्राइज ले आए, चलो थर्ड ही ले आए मान लिया जाए, तो प्राइज तो मिला ना। तो अगली बार वो व्यक्ति क्या करेगा, फर्स्ट आने की कोशिश करेगा, है ना। जैसे कि बच्चा खेलते समय सफल होता है तो बार बार खेलने की कोशिश करता है। छोटा बच्चा जो है अगर जैसे खड़े होने का प्रयास कर रहा है, एक बार खड़ा हो गया फिर वो बार बार खड़े होने का प्रयास करता है। चलने चलने की कोशिश किया, एक दो स्टेप चल लिया फिर वो बार बार चलने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से भी वो सीखता है। तो ये लॉ ऑफ इफेक्ट का सिद्धांत उन्होंने दिया। तीसरे साइंटिस्ट है क्या यहाँ पे हमारे, फ्रेडरिक जे कार्लिंगर, है ना, कार्लिंगर। तो ये जो थे ये अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक भी थे और अनुसंधानकर्ता यानी रिसर्चर भी थे, है ना, कार्लिंगर। तो इनका जो मुख्य योगदान है वो रिसर्च के ही फील्ड में है, तो यहाँ पर इनका साइकोलॉजी में कुछ खास योगदान नहीं है। इनकी एक फेमस किताब है फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च, ठीक है, बिहेवियर के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया था। तो यह पुस्तक आज भी शोध पद्धति की पढ़ाई में एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट माना जाता है, ठीक है। तो आप सब भी जो है वो रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं तो कार्लिंगर की जो किताब है फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च, इसको पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने बिहेवियरल रिसर्च के बारे में बताया, साइंटिफिक मेथड इन बिहेवियरल साइंस पर उन्होंने ज़्यादा बल दिया। उन्होंने बोला कि परिकल्पना यानी कि एक स्पष्ट परीक्षण योग्य कथन बनाओ, हाइपोथेसिस क्रिएट करो, उसके बाद फिर उसको एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन करो, है ना, डेटा वगैरह इकट्ठा करो कैसे करना है, उसके बाद फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च करो, है ना, परिमाणात्मक अनुसंधान यानी कि जो डेटा हमने लिए उसके आधार पर ही हमें रिजल्ट देखना है कि क्या रिजल्ट आया है। फिर उन्होंने बोला कि वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, कि कितनी गुणवत्ता है उसकी डेटा की। और लास्ट में इन्होंने बोला कि सतत परीक्षण और पुनरावृत्ति यानी कि उसका एनालिसिस करना, ठीक है, उसकी निरंतर जांच करना। तो उन्होंने बोला कि अगर एक अच्छा रिसर्च करना है तो रिसर्च कैसा होना चाहिए, सिस्टमैटिक, एम्पेरिकल होना चाहिए, रेप्लिकेबल होना चाहिए और डेटा बेस्ड होना चाहिए। तो डेटा बेस्ड रिसर्च और एम्पेरिकल रिसर्च पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया। अब आते हैं चौथे साइंटिस्ट हमारे रॉबर्ट एस वुडवर्थ। तो ये इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर है ना, SOR मॉडल। तो वुडवर्थ थे जिन्होंने कि SOR मॉडल का सिद्धांत दिया। SOR क्या है, तो स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स मॉडल, ठीक है। तो ये मॉडल जो है इसके पहले SR मॉडल के नाम से जाना जाता था, जिसके प्रणेता थे वॉटसन,
जॉन बी वॉटसन, इन्होंने एसआर मॉडल का सिद्धांत दिया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ठीक है, इन्होंने बोला क्या कि स्टिमुलस अगर है तो रिस्पॉन्स होगा। तो इन्होंने बीच में ऑर्गेनिज्म नहीं जोड़ा, बाद में जो है आर एस वुडवर्थ ने ऑर्गेनिज्म इसमें ऐड किया, तो वो काफ़ी फेमस हो गए। तो एसआर मॉडल में कहा गया कि कोई भी व्यवहार, कोई भी बिहेवियर सिर्फ स्टिमुलस के बाद प्रतिक्रिया मात्र होता है, यानी कि कोई स्टिमुलस आया और रिस्पॉन्स हुआ। इसमें हमारे मन का यानी ऑर्गेनिज्म का आंतरिक परिक्रिया का कोई महत्व नहीं है, उसकी कोई भूमिका नहीं है, कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो वुडवर्थ ने क्या बोला कि नहीं, क्यों नहीं है, बिल्कुल रोल है, क्योंकि जब तक हमारा मन नहीं होगा तब तक वो क्रिया कैसे होगी, रिस्पॉन्स कैसे करेंगे। हर व्यक्ति एक ही चीज़, एक ही स्टिमुलस के प्रति अलग अलग रिस्पॉन्स उसका आ सकता है। जैसे कि दो बच्चा है, दो बच्चे से सेम प्रश्न पूछा गया, तो एक ने किसी दूसरे तरीके से आंसर दिया और दूसरे ने किसी दूसरे तरीके से आंसर दिया, तो दोनों ने अपनी अपनी मानसिक एबिलिटी के ऊपर, मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आंसर किया, तो उसके अनुसार रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि हमारी जो मानसिक दशा है, ऑर्गेनिज्म जो है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो SOR मॉडल का सिद्धांत उन्होंने दिया। उन्होंने बोला कि कोई भी बाहरी उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस, जैसे कि शिक्षक ने सवाल पूछा, तो सवाल क्या है, स्टिमुलस है। ऑर्गेनिज्म क्या है, छात्र की तैयारी, अब उस सवाल का जवाब उसको आता है कि नहीं आता, ठीक है, किस तरीके से वो उसको प्रेजेंट करता है, वो उसके उसके मन के ऊपर, उसके नॉलेज के ऊपर आधारित है। ठीक है, और उसके अनुसार वो रिस्पॉन्स करेगा, यानी कि जवाब देगा अपने तरीके से, या फिर नहीं आएगा तो वो चुप रहेगा या मना कर देगा कि मुझे नहीं आता। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होता है। ठीक है, RS वुडवर्थ ने SOR मॉडल का सिद्धांत दिया था। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि है, कहते हैं आत्मबोध कराने वाली ज्ञान की सप्त भूमियों में चतुर्थ अवस्था योग वशिष्ठ में कौन सी बताई गई है। तो सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि योग वशिष्ठ में जो है वो ज्ञान की सप्त भूमि के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, 7 भूमियां हैं जिसको ज्ञान की सप्त भूमि कहते हैं। इसमें आपका सबसे पहला जो है वो है शुभेच्छा, तनुमानसा, विचारणा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ अभावना और तुर्य का। ठीक है, ये 7 क्या है, ज्ञान की सप्तभूमि कही गई है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि चौथी भूमि कौन सी है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा और सत्वापत्ति। तो सत्वापत्ति हमारी चौथी भूमिका है, तो इसका आंसर हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, सत्वापत्ति। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हठ प्रदीपिका के अनुसार स्वास्थ्य वर्धन हेतु निम्न में से क्या वर्जित है। यानी कि अगर आपको अपने स्वास्थ्य को बढ़ाना है, योग मार्ग पे चल रहे हैं, तो क्या वर्जित है, जो नहीं खाना चाहिए हमें। तो यहाँ पर आपके 5 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से 3 आपका करेक्ट है। तो वर्जित क्या है, अधिक खट्टा। क्या योग मार्ग में खट्टा खाने को बोला गया है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होता है, क्योंकि ये वर्जित बोला है। षष्टिक, अब षष्टिक क्या होता है, तो षष्टिक एक चावल है। ठीक है, इसको शाठी चावल भी कहते हैं, या फिर उसको पुराना चावल भी कहा जाता है। तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, और इसको पथ्य के अंतर्गत भी रखा गया है। तो षष्टिक चावल तो वर्जित नहीं है, यानी कि खाना चाहिए। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ। फिर कहते हैं अधिक नमक, तो अधिक नमक बिल्कुल वर्जित है, अपथ्य में रखा गया है कि ज़्यादा लवण भोजन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा नमक वाला भोजन नहीं करना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। फिर कहते हैं पुनः गर्म किया हुआ भोजन खाना चाहिए क्या।
तो नहीं, दोबारा से गर्म किया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दोबारा से गर्म करने के बाद एक तो देर तक रखा रहा तो वो वैसे ही तामसिक हो गया। दोबारा से गर्म करेंगे तो उसकी जो न्यूट्रिशन है वो भी समाप्त हो जाएँगे, तो उस भोजन का कोई फ़ायदा नहीं बल्कि और नुकसान ही होगा। तो इसीलिए इस भोजन को वर्जित कहा गया है, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होगा। और 5वां है क्या? विहित भोजन। विहित, विहित का मतलब ये होता है किया जाने वाला। जैसे कि विहित कर्म होते हैं, है ना? किए जाने वाले कर्म। तो विहित भोजन का मतलब भी किए जाने वाला भोजन। अब विहित के अंतर्गत तो सारे पथ्य भोजन आ जाएँगे। विहित भोजन जो भी हमारे यौगिक ग्रंथ में जो पथ्य भोजन लेने वाले योग साधना में जो साधक तत्व में बताए गए हैं, वो सारे भोजन आपके विहित में आ जाएँगे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका गलत होगा। ठीक है, तो अब हमारा ए, सी एंड डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होता है। तो ए, सी एंड डी है आपका सेकंड, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ तो मुद्रा दी गई है, दूसरी तरफ उसका संबंध दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है आपका? भैरव। ये भैरव मुद्रा है। तो भैरव मुद्रा जो है वो तंत्र साधना में बताया गया है, जो कि एक हस्त मुद्रा है। जैसे हम अंजुलि मुद्रा करते हैं उसी प्रकार से भैरव मुद्रा किया जाता है, तो ये हस्त मुद्रा है। तो ऑप्शन नंबर ए का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड। ठीक है, दूसरी क्या है? नासिकाग्र दृष्टि। नासिकाग्र दृष्टि जो है वो किससे संबंधित है? तो हमारे मन से संबंधित है। ठीक है, मनस, मन से, यानी कि हमारे आईब्रो सेंटर से संबंधित है। ठीक है, जो कि हमारे मन को कंट्रोल करने में मदद करती है। तीसरा है तड़ागी मुद्रा। तड़ागी मुद्रा किससे संबंधित है? तो पेट से। तड़ागी मुद्रा में हम अपने पेट को जो है, तड़ाग यानी कि लहर होता है, उसके तरह जैसे कि पानी में लहर उठती है तो किस तरीके से मूवमेंट होता है, उसी तरीके से हम अपने पेट को भी मूव करते हैं, तो इसीलिए उधर से संबंधित है। लास्ट बचा आपका अश्विनी मुद्रा। तो ये हमारे मूलाधार चक्र से संबंधित है। हम अपने आधार को जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज करते हैं, शक्ति चालिनी के जैसे अश्विनी मुद्रा का भी यहाँ पे विधि का वर्णन किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फिर से हमारा योगाभ्यास की अध्यापन विधि, जो पुस्तक है वहीं से ये प्रश्न आया है। तो ये पुस्तक जो है, ये बुक आप लोग जिन्होंने नहीं ले रखा है ये किताब ले ले, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं। और टीचिंग मेथड, पेपर 2 के टीचिंग मेथड के जो भी प्रश्न आते हैं लगभग लगभग आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षण विधि। ठीक है, शिक्षण विधि ये किससे संबंधित है? तो शिक्षण विधि जो है ये आता है हमारे शरीर रचना, शरीर क्रियात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा है कक्षा प्रबंधन। तो कक्षा प्रबंधन के लिए हम क्या करते हैं? क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले तो हम बैठने, सिटिंग अरेंजमेंट को देखते हैं, बैठने की व्यवस्था को देखते हैं, है ना? तो कक्षा प्रबंधन हमारे बैठने से रिलेटेड है। फिर आते हैं शिक्षण सहायक उपकरण। उपकरण जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं टीचिंग में, टीचिंग के लिए, जैसे कि आप बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, आप कोई वीडियो यूज़ कर सकते हैं, कोई डायग्राम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंतर्गत श्रव्य दृश्य माध्यम, है ना? सुनने और दिखाने के माध्यम से जो है हम टीचिंग कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। और लास्ट बचा आपका सफल पाठ योजना। तो जब तक हम अभ्यास का विश्लेषण ना करें, कि लास्ट में बताएं नहीं कि कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा, ठीक है, उसकी एक समरी बता देना। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होता है।
तो आज के लिए इतना ही। आगे हम कल करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं आप सबसे। और आप सबको बताना चाहूँगी कि कृपया आप सभी नए बैच के लिए जो हमारा शुरू होने वाला है उसके लिए आप सब रजिस्टर करें। जल्द से जल्द रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हो गई है और क्लासेस आपकी शुरू होने वाली है। तो कब से शुरू होगी वो आपको बता दिया जाएगा। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहाँ पर आप हमसे कांटेक्ट करें और रजिस्टर करें, ताकि आप इस जेआरएफ को इस बार जो दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है नेट जेआरएफ का, उसको आप क्वालिफाई करें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को नमस्कार।